इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमारे देश ने कई बड़ी और ऐतिहासिक क्रांतियां देखी हैं। बिल्कुल, बहुत सी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई। हाँ, विदेशी सत्ताओं को उखाड़ फेंका गया है और समय समय पर पूरी की पूरी शासन व्यवस्थाएं एक नए सांचे में ढाली गई हैं। एकदम सही। आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो इसी पृष्ठभूमि से जुड़ा है, लेकिन इसका नजरिया पूरी तरह से अलग है। हाँ, क्योंकि आज की हमारी जो स्रोत सामग्री है वो ओशो के दर्शन पर आधारित है। जी, भीतर की क्रांति, चेतना और स्वतंत्रता। सही कहा। तो जब हम आज़ादी के इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या इन सभी बाहरी बदलावों के बावजूद मनुष्य सच में भीतर से बदला है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। मतलब क्या वो इंसान जो एक आज़ाद देश की सड़कों पर बेखौफ चल रहा है, वो सच में अपने मन के स्तर पर आज़ाद है? और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही समझना है कि बाहरी स्वतंत्रता मिल जाने के बावजूद इंसान भीतर से अब भी गुलाम क्यों महसूस करता है। भीतर की गुलामी। हाँ, क्योंकि हम अक्सर राजनीतिक क्रांति और मनोवैज्ञानिक क्रांति के बीच के अंतर को नजरअंदाज कर देते हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राजनीतिक क्रांति का अर्थ है सत्ता का बदलना। एक शासक की जगह दूसरा शासक आ गया या एक व्यवस्था की जगह दूसरी व्यवस्था आ गई। हाँ, ढांचा बदल गया। बिल्कुल। लेकिन मनोवैज्ञानिक क्रांति पूरी तरह से अलग बात है। यह मानवीय चेतना के रूपांतरण की बात करती है। इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे बाहरी तौर पर जंजीरों से मुक्त होने के बावजूद मनुष्य अपने ही बनाए मानसिक पिंजरों में कैद है। अपने ही पिंजरे में कैद। हाँ, और जब तक चेतना के स्तर पर वो मुक्ति नहीं आती, तब तक कोई भी बाहरी आज़ादी पूरी तरह से सार्थक नहीं हो सकती। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये और आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आज की हमारी ये चर्चा किसी भी राजनीतिक विचारधारा का न तो समर्थन कर रही है और न ही विरोध। बिल्कुल, ये बात साफ होनी चाहिए। हाँ, हम किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी बहस में नहीं पड़ रहे हैं। हमारा ध्यान पूरी तरह से उस स्रोत सामग्री पर केंद्रित है जो विशुद्ध रूप से मानवीय चेतना की मूल प्रकृति की बात करती है। हमारा मकसद सिर्फ ये जांचना है कि एक इंसान के रूप में हमारी सोच और हमारी असली आज़ादी के बीच क्या रुकावटें हैं। सही कहा। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, कागजों पर तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हाँ, संविधान हमें आज़ादी देता है। लेकिन असल जिंदगी में हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अनगिनत डरों से घिरे रहते हैं। बिल्कुल घिरे रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, इसका दबाव हमेशा हावी रहता है। हम एक अजीब से अपराध बोध में जीते हैं और लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। हमेशा एक होड़ मची रहती है। हाँ, तो ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या ये सचमुच की आज़ादी है? बाहरी आज़ादी जिसके लिए इतने संघर्ष किए गए हैं, वो एक समाज के ठीक ढंग से चलने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है। सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, ये सब बाहरी स्वतंत्रता के ही रूप है। लेकिन स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि ये बाहरी आज़ादी केवल एक ढांचा है। एक बाहरी ढांचा? हाँ, आंतरिक स्वतंत्रता के बिना ये पूरा ढांचा अंदर से खोखला रह जाता है। कोई भी व्यक्ति एक आज़ाद देश का नागरिक तो हो सकता है, लेकिन अगर वो अंदर से आज़ाद नहीं है तो? बिल्कुल, अगर वो क्रोध, लालच, ईर्ष्या और सामाजिक मान्यताओं का गुलाम है, तो वो नागरिकता उसके मन को शांति नहीं दे सकती। बहुत गहरी बात है। स्रोत में ओशो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार साझा किया गया है। उन्होंने कहा है, मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी उसका अचेतन मन है। मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी उसका अचेतन मन है। यानी हमारी ये मूर्छा, ये बिना सोचे समझे जीने की आदत ही हमारी सबसे बड़ी बेड़ी है। ये जो अचेतन मन की बेड़ियों वाली बात है ना, इसे रोजमर्रा के जीवन में देखना बहुत आसान है। बिल्कुल, हर कदम पर दिखता है। जैसे हम बाजार जाते हैं और कोई ऐसी महंगी चीज खरीद लाते हैं जिसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं होती, सिर्फ दिखावे के लिए। हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि पड़ोसियों पर रौब जमा सकें। और मजे की बात यह है कि हम सोचते हैं कि ये हमारी अपनी पसंद है, कि ये हमारी आज़ादी है। एकदम सही। लेकिन असल में ये उस डर और ईर्ष्या की गुलामी है जो हमारे अचेतन मन में गहरे बैठी है। हम अपनी ही बनाई छवि के कैदी बन जाते हैं। सच में कैदी बन जाते हैं। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये बेड़ियां लोहे या स्टील की नहीं बनी है। हाँ, अगर बेड़ियां लोहे की हों तो उन्हें देखा जा सकता है, उनसे लड़ा जा सकता है। बिल्कुल, उन्हें काटा जा सकता है। लेकिन अचेतन मन की बेड़ियां हमारे ही विचारों की बनी होती हैं।
ये इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम अक्सर इन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मान बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही हैं। मनुष्य अपनी मानसिक गुलामी को ही अपना स्वभाव समझने लगता है। वह ये मान लेता है कि चिंता करना, डरना या दूसरों से जलना तो इंसानी फितरत है, एक नॉर्मल बात है। हाँ, और जब कोई कैदी अपने पिंजरे को ही अपना घर मान ले, अपने पिंजरे से ही प्यार करने लगे, तो उसके लिए उस पिंजरे से बाहर निकलना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। ये पिंजरे से प्यार करने की बात ना उस आम धारणा पर सीधा प्रहार करती है जिसे समाज में अक्सर सच मान लिया जाता है। किस धारणा की बात कर रहे हैं आप? हम सबने लोगों को यह कहते सुना है कि अगर बस सरकार बदल जाए या कोई नया और सख्त कानून बन जाए तो देश की सारी समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाएंगी। अरे हाँ, ये तो बहुत आम सोच है। लोग हमेशा किसी मसीहा का या किसी आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का इंतजार करते रहते हैं जो बाहर से आएगी और उनके जीवन के सारे दुख दूर कर देगी। सब कुछ बाहर से बदलने की उम्मीद। बिल्कुल, हम हमेशा बदलाव की उम्मीद व्यवस्था से करते हैं, पर भीतर की तरफ मुड़कर देखने की जहमत कोई नहीं उठाना चाहता। और यही वो भ्रम है जिसे स्रोत सामग्री बहुत ही तार्किक ढंग से तोड़ती है। ये समझना होगा कि राजनीति की अपनी एक सीमा है। सीमाएं तो हैं। राजनीति सिर्फ बाहरी व्यवस्था को प्रबंधित कर सकती है, वो इंसान की चेतना को नहीं बदल सकती। इतिहास इस बात का गवाह है कि समय समय पर नई सरकारें आती हैं, पुराने कानूनों की जगह नए कानून बनते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर इंसान का मन वही पुराना है, वही लालच, वही स्वार्थ, वही हिंसा, तो पुरानी समस्याएं सिर्फ नए कपड़े पहनकर फिर से लौट आती हैं, नए रूप में सामने आ जाती हैं। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक राजनीतिक या प्रशासनिक समस्या नहीं है। तो ये क्या है? ये मानवीय चेतना में मौजूद लालच का बाहरी रूप है। जब तक चेतना में लालच मौजूद है, कोई भी बाहरी कानून या व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकती। जड़ तो मन के भीतर है। बाहरी बदलाव एक पुरानी इमारत को नया रंग तो दे सकते हैं, लेकिन उसकी कमजोर नींव को मजबूत नहीं कर सकते। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि असली और स्थायी परिवर्तन कभी भी ऊपर से यानी सत्ता के गलियारों से नीचे की तरफ नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता। असली परिवर्तन की शुरुआत हर एक व्यक्ति के स्तर पर उसके अपने भीतर से होनी चाहिए। जब व्यक्ति बदलता है, तब जाकर वो व्यवस्था बदलती है जो व्यक्तियों से मिलकर बनी है। समाज तो व्यक्तियों का ही जोड़ है। सही कहा। लेकिन जब हम व्यक्ति के बदलने की बात करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। एक खास तरह की प्रोग्रामिंग होती है दिमाग की। हाँ, समाज में हमारी एक खास तरह की मानसिक बुनावट तैयार की जाती है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कंडीशनिंग कहा जाता है। हमारी कंडीशनिंग बचपन से ही परिवार, समाज, शिक्षा व्यवस्था और धर्म के माध्यम से हमें एक खास सांचे में ढाल दिया जाता है। ये सांचा ढालने की प्रक्रिया बहुत ही गहरी होती है। अचेतन रूप से हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसी पटकथा पर अपना पूरा जीवन जी रहे होते हैं जो किसी और ने लिखी है, किसी और की लिखी स्क्रिप्ट। बिल्कुल। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एक कोरी स्लेट की तरह होता है, पूरी तरह से मुक्त। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज उसके दिमाग में अपनी सदियों पुरानी धारणाएं भरने लगता है। उसे बताया जाता है कि क्या सोचना है, क्या सही है, क्या गलत है और सफलता का पैमाना क्या है। मनुष्य दूसरों के विचारों को इस तरह अपना लेता है जैसे वे उसके ही हों। उसे लगता है कि ये मेरे अपने विचार हैं। ये एक ऐसी नींद है जिसमें इंसान चल तो रहा है, रोजमर्रा के काम भी कर रहा है, लेकिन वो एक कठपुतली की तरह व्यवहार कर रहा है जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। ये कठपुतली वाली बात हमारे रोज के फैसलों में साफ झलकती है। लोग अक्सर पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का रास्ता खुद चुना है। लेकिन क्या सच खुद चुना है? यही तो बात है। अगर गहराई से देखा जाए तो किसी व्यक्ति ने जो पेशा चुना है वो शायद इसलिए चुना क्योंकि समाज में उसे सम्मान की नजर से देखा जाता है। हाँ, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है क्योंकि समाज उसे अच्छा मानता है। बिल्कुल। किसी ने अपनी जीवन शैली इसलिए चुनी क्योंकि विज्ञापनों ने उसे बताया कि खुशी इसी में है। एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर। ये सारे फैसले असल में हमारी अपनी आवाज नहीं है, बल्कि ये उधार की मान्यताएं हैं। हमने अपने आसपास के माहौल से इन विचारों को बस सोख लिया है और मान लिया है कि यही हमारा सच है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर हमारी सारी सोच, हमारी सारी मान्यताएं उधार की हैं, जो हमें समाज से मिली हैं, तो फिर हमारी अपनी असली आवाज कहाँ है? हमारा अपना प्रामाणिक अस्तित्व क्या है? स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि इस मनोवैज्ञानिक जाल को तोड़ने का कोई बाहरी तरीका नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी कानून या किताब से इसे नहीं तोड़ा जा सकता।
इस जाल को काटने का केवल एक ही अस्त्र है, और वो है जागरूकता, यानी होश। होश में आना। जब तक कोई व्यक्ति ये देख ही नहीं पाता कि वो दूसरों की थोपी गई सोच के जाल में फंसा है, तब तक वो उससे बाहर निकलने का कोई प्रयास ही नहीं कर सकता। बीमारी का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक बीमारी को स्वीकार न कर लिया जाए। एकदम सटीक बात कही आपने। ये जागरूकता वाली बात सुनने में तो बहुत भारी भरकम और दार्शनिक लगती है, लेकिन चलिए इसे जमीन पर उतार कर देखते हैं। हाँ, व्यवहारिक जीवन में इसका क्या मतलब? हाँ, आम जिंदगी में ये जागरूकता आखिर है क्या? ये कोई जादू टोना या रहस्यमय चीज नहीं है। ये बस खुद को, अपने ही व्यवहार को एक तटस्थ गवाह की तरह देखने की कला है, बिना जज किए देखना। बिल्कुल। मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चला रहा है और किसी ने अचानक अपनी गाड़ी आगे लगा दी, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है तेज गुस्सा आना। अब यहाँ जागरूकता का मतलब ये नहीं है कि गुस्से को जबरदस्ती दबा दिया जाए या खुद को संत साबित करने की कोशिश की जाए। नहीं, संत नहीं बनना है यहाँ। जागरूकता का सीधा सा मतलब है कि जब गुस्सा आए तो उस गुस्से में बह जाने के बजाय बस ये देखना कि हाँ, मेरे भीतर अभी गुस्सा उठ रहा है। अपनी डरों को बिना जज किए पहचानना। अपनी ही थोपी गई सोच को दूर से खड़े होकर देखना ही इस जागरूकता की शुरुआत है। और यही वो दूरी है जो असली रूपांतरण लाती है। जैसे जैसे इंसान के भीतर ये होश बढ़ता है, एक बहुत ही अद्भुत घटना घटने लगती है। क्या बदलाव आता है? जब कोई व्यक्ति अपने गुस्से या अपनी ईर्ष्या को सिर्फ देखता है, उसका साक्षी बनता है, तो वो पाता है कि वे भावनाएं उस पर अपनी पकड़ खो रही हैं। उनकी ताकत कम होने लगती है। बिल्कुल। जब डरों को बिना किसी फैसले या आलोचना के स्वीकार कर लिया जाता है, तो वे डर डराना बंद कर देते हैं। जागरूकता एक रोशनी की तरह है। जैसे कमरे में रोशनी आती है। हाँ, जैसे ही एक अंधेरे कमरे में दीपक जलाया जाता है, अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। आपको अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, उसे धक्के मारकर बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अंधेरे से लड़ा नहीं जा सकता। स्रोत सामग्री में ओशो का एक और बहुत ही शक्तिशाली सूत्र दिया गया है, जागरूकता ही मुक्ति है। जागरूकता ही मुक्ति है। यानी मुक्ति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो भविष्य में मिलेगी या मृत्यु के बाद किसी स्वर्ग में मिलेगी। मुक्ति इसी क्षण में घटित हो सकती है अगर पूरी तरह से होश में जिया जाए। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अध्यात्म या शांति की बात आते ही लोगों के दिमाग में एक ही छवि बनती है कि सब कुछ छोड़कर झोला उठाकर किसी पहाड़ या हिमालय की गुफा में जाकर बैठ जाना है, संन्यास ले लेना है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दुनिया की जिम्मेदारियों से भागना ही शांति का रास्ता है। लेकिन ये कितना हास्यास्पद है कि इंसान शहर के शोर शराबे से तो भाग जाता है, पर अपना शोरगुल से भरा दिमाग अपने साथ ही पहाड़ पर ले जाता है। दिमाग तो वही है, जगह बदलने से क्या होगा। बिल्कुल। स्रोत सामग्री जिस भीतरी क्रांति की बात कर रही है, उसके लिए कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सही। ये क्रांति घर के डाइनिंग टेबल पर परिवार के साथ खाना खाते हुए, दफ्तर की किसी मुश्किल मीटिंग में बैठे हुए या सड़क की भारी भीड़ में फंसे हुए भी लाई जा सकती है। वहीं जहां आप अभी हैं। असली चुनौती भागने में नहीं है, बल्कि जहां हम हैं वहीं पूरी तरह से उपस्थित रहने में है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि दुनिया आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां आजादी की लड़ाई का पूरा स्वरूप ही बदल चुका है। कैसे बदला है ये स्वरूप? आपकी लड़ाई किसी बाहरी साम्राज्य, किसी तानाशाह शासक या किसी विदेशी सेना के खिलाफ नहीं है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे अहम संघर्ष अपने ही अज्ञान और अपने ही अचेतनता के खिलाफ है। अपने ही अज्ञान के खिलाफ संघर्ष। ये लड़ाई तोपों और तलवारों से नहीं, बल्कि ध्यान और जागरूकता से लड़ी जानी है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को नहीं हराता, तब तक दुनिया में शांति, समानता और स्वतंत्रता की बातें केवल कागजों और भाषणों तक ही सीमित रहेंगी। बाहरी व्यवस्थाओं से कुछ नहीं होगा। हम कितनी भी बेहतरीन बाहरी व्यवस्था बना लें, एक सोया हुआ और अचेतन इंसान उस व्यवस्था को भी भ्रष्ट कर देगा। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम बदलाव की दिशा ही गलत पकड़े हुए थे। बिल्कुल, दिशा ही उल्टी थी। क्रांति का नाम सुनते ही दिमाग में भीड़, नारे और सड़कों पर प्रदर्शन की तस्वीर उभरती है। लेकिन ये जो भीतरी क्रांति है, ये बहुत ही शांत और व्यक्तिगत है। ये किसी चौराहे पर नहीं, बल्कि अकेले में घटती है, व्यक्ति के भीतर घटती है। हालांकि इसके परिणाम बहुत व्यापक और सामूहिक होते हैं। जब एक व्यक्ति जागरूक होता है तो सबसे पहले उसका अपना जीवन बदलता है। उसके रिश्तों की उलझनें सुलझती हैं, उसके फैसलों में एक साफ नजर आती है। वो अंधाधुंध भागने की जगह ठहरकर सोचना शुरू करता है। जरा कल्पना कीजिए, जब एक एक करके लाखों लोग एक साथ इस होश को अपने जीवन में उतारने लगें, तो समाज की तस्वीर कैसी होगी? तब पूरा समाज अपने आप एक नई दिशा में मुड़ जाएगा। एक जागरूक समाज में अपराध, भ्रष्टाचार या हिंसा के पनपने की कोई जगह नहीं बचेगी। सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बदलाव के लिए किसी बहुत ही सख्त कानून या पुलिस के डंडे की जरूरत नहीं होगी। लोग इसलिए सही काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें सजा का डर है या कोई कैमरा उन्हें देख रहा है। तो वे क्यों सही काम करेंगे? वे इसलिए करेंगे क्योंकि वे भीतर से जागे हुए हैं। उनका अपना विवेक उन्हें गलत काम करने से रोकेगा। इसलिए यह निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट होकर उभरता है कि आने वाले समय की जो असली क्रांति है वो देशों की संसदों में, अदालतों में या विरोध प्रदर्शनों में नहीं होगी। वो मन में होगी। वह क्रांति मनुष्य के मन में घटित होगी। सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक क्रांति ही मानव जाति के भविष्य को सुरक्षित और सुंदर बना सकती है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक साथ समेटें तो हमने कई बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बातों पे चर्चा की। बिल्कुल, बहुत से अहम बिंदु सामने आए। हमने इस बात की पड़ताल की कि बाहरी तौर पर स्वतंत्र दिखने के बावजूद हम अपने डरों और समाज के दबावों के कारण अंदर से गुलाम क्यों महसूस करते हैं। कागजी आजादी बनाम असली आजादी। हाँ, हमने ये भी समझा कि सिर्फ राजनीतिक या कानूनी बदलाव काफी नहीं है। वे व्यवस्था का बाहरी ढांचा तो बदल सकते हैं, लेकिन इंसान की नीयत नहीं बदल सकते। नीयत तो भीतर से ही बदलेगी। इसके अलावा हमने उस मनोवैज्ञानिक बुनावट और दूसरों की थोपी गई सोच के जाल को उधेड़ कर देखा जिसे हम अक्सर अपनी खुद की सोच मान लेते हैं, हमारी कंडीशनिंग। और अंत में इस पूरी स्थिति का सबसे व्यवहारिक समाधान निकल कर आया, जागरूकता। होश में आना। अपने ही विचारों, अपनी ही आदतों को बिना किसी आलोचना के दूर से खड़े होकर देखना। यही वो पहला कदम है जहां से मन की असली क्रांति शुरू होती है। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि आज हमने जिन स्रोतों और विचारों पर चर्चा की है उनका उद्देश्य किसी भी देश की वर्तमान स्थिति, किसी सरकार या किसी राजनीतिक घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी करना नहीं है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य तटस्थ रहना है। हम यहाँ जो भी विश्लेषण कर रहे हैं वो किसी भी विचारधारा के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये मानवीय मनोविज्ञान और चेतना का एक ऐसा वैश्विक और शाश्वत सच है जो हर दौर में और हर भौगोलिक सीमा के पार लागू होता है। ये हर इंसान के लिए है। ये हर उस इंसान के लिए प्रासंगिक है जो अपने जीवन में सच्ची शांति और आज़ादी की तलाश में है। और अब हम एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं जो सीधे तौर पर स्रोत सामग्री के पन्नों पर तो नहीं लिखा है, लेकिन आज की हमारी इस पूरी बातचीत से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। एक अंतिम सवाल श्रोताओं के लिए, कभी फुर्सत में शांत मन से इस बारे में सोचिएगा। अगर हमारी ज्यादातर मान्यताएं, हमारे डर, सफलता की हमारी परिभाषाएं और यहाँ तक कि हमारी इच्छाएं भी समाज द्वारा हमारे दिमाग में डाली गई प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा हैं, तो क्या होगा अगर एक दिन हम अपनी सभी उधार ली गई मान्यताओं को पूरी तरह से किनारे रख दें? सब कुछ हटा दें। अगर हम उन सभी विचारों को त्याग दें जो हमारे अपने नहीं हैं, तो उसके बाद जो मैं बचेगा वो असल में कौन होगा? वो असली इंसान कौन होगा? क्या उस खोज का डर, उस खालीपन का सामना करने की घबराहट ही वो असली वजह है जो हमें इस भीतरी क्रांति को शुरू करने से रोक रही है? इस गहरे और चुपते हुए सवाल के साथ विचार करने के लिए छोड़ते हुए हम आज के इस गहन विश्लेषण का यहीं समापन करते हैं। भीतर की इस यात्रा को जारी रखिए,